बल्दियाती इलेक्शंस तो जाहिर बात है आज नहीं मुनक्किद हो सके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसके ऊपर खूब खेला। फवाद चौधरी के रुकने कौमी असेंबली भाई मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए। राजा रियाज को अपोजिशन लीडर के ओहदे से हटाने के लिए सदर और वजीर आजम को खत लिखा गया। मुस्तफा नवाज खोकर साहब ने कहा है जी साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में PDM की मदद की थी। जनरल फैज के ADC मेजर अरसलान को जो है वो इन ऑडियो लीक्स के चक्कर में गिरफ्तार किया गया। अहमद नूरानी साहब ने पाकिस्तान के एक सीनियर एंकर पर्सन के ऊपर एक इल्जाम लगाया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। एक और वीलॉग नथिया गली की ठंड से। मेरे पीछे आप यहाँ पे ये बर्फ़ देख सकते हैं, बहुत ठंड है यहाँ पे। लेकिन बहरहाल गर्मा गर्म ख़बरों के सिलसिले को भी हम आगे बढ़ाएंगे ताकि इस ठंड को किसी तरह कम किया जा सके। सबसे पहली जो ख़बर मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा वो एक परेशान कुन ख़बर है और मईशत से रिलेटेड है और कोई अच्छी ख़बर नहीं है। और वो ये ख़बर ये है कि जनवरी 2023 यानी कि आने वाले जो 10 दिन हैं, इसमें पाकिस्तान ने जो कर्ज़े वापस करने हैं उसकी जो मजमूई मालियत बनती है वो 1.3 अरब डॉलर है, जो अभी अगले 10 दिन के अंदर आपने पैसे वापस करने हैं। दुबई में कायम 2 बैंकों को 600 मिलियन डॉलर और 415 मिलियन डॉलर की खबर जो है वो हमने आपको पहले दी थी कि वो भी ड्यू हैं। और अब ये इंकशाफ हुआ है कि इस्लामाबाद की जानिब से एक अहम मनसूबे पर अमल दरामद के लिए चीन को दी गई खुद मुख्तार गारंटी की मद में 300 मिलियन डॉलर के कर्ज की एक और अदायगी जो है अभी बाकी है। और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास मौजूदा ज़र मुबादला के ज़खायर 5.88 अरब डॉलर हैं, यानी तकरीबन 6 अरब डॉलर ये बनते हैं। और अगले 10 दिनों में 1.3 अरब की अदायगी के बाद किसी भी तरफ से अगर डॉलर्स ना मिले तो पाकिस्तान के जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं ये तकरीबन 4.5 अरब डॉलर के ऊपर आ जाएंगे। मार्केट के अंदर डॉलर ऑलरेडी काफ़ी शॉर्टेज जो है वो देखी जा सकती है। और कुछ जगहों के ऊपर तो ये भी रिपोर्ट हुआ है कि लोगों ने डॉलर जो है वो तकरीबन 262 रुपये के हिसाब से जो है वो मार्केट से ख़रीदा है ओपन मार्केट के अंदर। दूसरा बैंकों की जानिब से जो है, मैं एक बैंक का मैं देख रहा था, उसमें उनकी जानिब से ये बताया गया है कि जनाब अगर आपने क्रेडिट कार्ड के ज़रिए अगर आपने ट्रांजेक्शन्स करनी है, इंटरनेशनल शॉपिंग करनी है आपने, तो बैंक जो है वो ओपन मार्केट के से जाके जो है वो डॉलर ख़रीदेंगे। और ओपन मार्केट के अंदर डॉलर का रेट जो है वो इंटर बैंक रेट से बहुत ऊपर है। इंटर बैंक के अंदर इस वक्त तकरीबन 225 रुपये का रेट चल रहा है और ओपन मार्केट के अंदर जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स हैं वो तो 235 रुपये की है, लेकिन 235 को डॉलर मिलता नहीं है। 250, 255, 260 इस हिसाब से डॉलर जो है वो मिल रहा है। तो अब अगर आप इंटरनेशनल शॉपिंग करने का इरादा रखते हैं तो सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि आपके बैंक्स जो हैं वो आपको इस हिसाब से रेट चार्ज करेंगे, तो ज़रा ध्यान रखिएगा किसी भी किस्म की इंटरनेशनल शॉपिंग करने से पहले। अच्छा जी, इसके अलावा आज एक और जो काफ़ी दिलचस्प सूरत हाल हुई वो थी बल्दियाती इंतखाबात से रिलेटेड। इस्लामाबाद में जो बल्दियाती इंतखाबात से रिलेटेड डेवलपमेंट थी। बल्दियाती इलेक्शंस तो ज़ाहिर बात है आज नहीं मुनक्किद हो सके इस्लामाबाद के अंदर, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है इसके ऊपर खूब खेला और खेलना भी चाहिए था, मतलब ये उनका हक बनता था, क्योंकि ज़ाहिर बात है वो ये इलेक्शंस करवाना चाह रहे थे और मौजूदा हुकूमत जो है इन इलेक्शन से भाग रही थी। तो कई जगहों के ऊपर जो है उन्होंने अपने लोगों की लाइनें ला के खड़ी की और उनकी वीडियोस बनाना शुरू की कि देखें जी लोग जो हैं वो पोलिंग स्टेशन के ऊपर पहुंचे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे इलेक्शन कमीशन का अमला ही यहाँ पे मौजूद नहीं है और इलेक्शंस नहीं मुनक्किद हो रहे। ज़ाहिर बात है ये सारा कुछ जो है वो रिकॉर्डिंग्स के लिए सारा कुछ किया जा रहा था। जब हो ही नहीं रहे इलेक्शन तो एमी लोगों को क्यों ला के खड़ा करना, लेकिन वो लग रहा था कि फिक्स्ड मैच के तहत जो है सब कुछ हो रहा है। लेकिन सही खेलें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का खेलना बनता भी था इस सारी चीज़ के ऊपर। तो ख़बर यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी जो है इस चीज़ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अब सिंगल बेंच का जो फैसला था उसको चैलेंज किया है और इस सिलसिले में अपील जो है वो दायर की है। पहले इस अपील के ऊपर चंद एतराज़ात लगाए गए थे, लेकिन अब वो एतराज़ात भी जो है वो ख़त्म कर दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने साथ ही साथ ये भी दरख्वास्त की है कि इस अपील के ऊपर समाअत जो है वो आज ही सुनी जाए। इलेक्शन कमीशन ने अपनी इस अपील के अंदर मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि इतने कम वक्त में बल्दियाती इंतखाबात जो है वो मुनक्किद नहीं करवाए जा सकते। तकरीबन 14,000 से ज़ायद अमला, स्कूल टीचर्स और दीगर मुलाजमीन जो हैं वो ऑलरेडी मौसम सरमा की तातीलात की वजह से जा चुके हैं, तो हमारे पास अमला ही नहीं है कि हम इलेक्शन मुनक्किद कर सकें। ये बेसिकली ये जो अपील फ़ाइल हुई थी इसमें रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से एतराज़ लगाया गया था, लेकिन उन एतराज़ात को अब दूर कर दिया गया है और उनको उनकी जो अपील है उसे डायरी नंबर भी अब अलॉट कर दिया गया है। दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत ने भी इस्लामाबाद में आज इलेक्शन कराने के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के गुज़िश्ता रोज़ के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील जो है उन्होंने भी दायर कर दी है। और इंट्रा कोर्ट अपील में इस्तदा की गई है कि सिंगल बेंच का फैसला कलअदम करार दिया जाए, हतमी फैसले तक सिंगल बेंच का फैसला जो है उसे मुअत्तल रखा जाए।
अच्छा जी, इसके अलावा एक और ख़बर, तारिक फजल चौधरी साहब मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं, उन्होंने एक बयान दिया है, वो सुनने से लायक है। उन्होंने कहा कि जी फवाद चौधरी के रुकने कौमी असम्बली भाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़कर मुस्लिम मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए हैं। अच्छा, फवाद चौधरी साहब के बेसिकली ये भाई नहीं हैं, उन्होंने नाम नहीं लिया, ये एक्चुअली फवाद चौधरी साहब के कज़न हैं, चौधरी फ़ारूक अल्ताफ़। वो जेलम से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA हैं। ये गालिबन ये उनके बारे में बात कर रहे हैं। फवाद चौधरी साहब के जो भाई हैं वो फैसल चौधरी हैं, और फैसल चौधरी एक वकील हैं। वैसे वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केसेस के अंदर ही जो है वो अक्सर अपेयर होते हैं। तो ये बेसिकली उनकी बात कर रहे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये मतलब उन्होंने बेसिकली फवाद चौधरी साहब को उन्होंने हिट किया है कि जनाब आपके भाई जो हैं वो भाई नहीं हैं, उनके रिलेटिव हैं जिनके बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा जी, इसके अलावा एक और ख़बर ये है कि इमरान खान साहब ने एक ट्वीट भी किया, ये जो बल्दियाती इंतखाबात से रिलेटेड था। उन्होंने कहा जी आज इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल ना करके इलेक्शन कमीशन ने फिर से साबित किया है कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत और उसके सरपरस्तों की बी टीम है। अवाम से खौफजदा PDM पर इंतखाबी मैदान से भाग रही है। वोट का हक बुनियादी जमहूरी असूल है और PTI पूरी दिल जमी से इस पर कायम है। तो इमरान खान साहब ने भी जो है इसके ऊपर अपना ये कमेंट किया है। इसके साथ साथ एक और ख़बर ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA सरदार जाफ़र खान लगारी लाहौर में दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उनका इंतकाल जो है वो सुबह 8 बजे हुआ है। तवील अरसे से जो है वो कैंसर के मर्ज़ में मुब्तला थे। जामपुर के हल्का NA 193 से वो MNA मुंतखब हुए थे। 2018 के इलेक्शन में उन्होंने मुस्लिम लीग नून छोड़ के जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन की थी, और उसमें जो उनके टिकट के ऊपर जो है उन्होंने ये इलेक्शन लड़ा था। अच्छा जी, इसके साथ साथ एक और ख़बर एक्सप्रेस से मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफ़ों का फ़ैसला जो है वो लग यही रहा है कि अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर होगा, जहाँ PTI अगले हफ्ते अपने अरकान के इस्तीफ़ों की मंजूरी के लिए दरख्वास्त दायर करेगी। PTI के जनरल सेक्रेटरी असद उमर की नुमाइंदगी करने वाले चौधरी फैसल हुसैन एडवोकेट अदालत उज़्मा में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त दायर ऑलरेडी कर चुके हैं। तो जो इस्तीफ़ों का मामला है वो यहाँ तक पहुँचा है। दूसरा, डॉन में खबर जो है वो रिपोर्ट हुई है, और वो ये है कि इमरान खान साहब की हिदायत के मुताबिक MNAs ने अब अपनी सरकारी रिहाइश गाहें जो हैं वो खाली करना अल्टीमेटली शुरू कर दी। हमने चंद दिन पहले आपके साथ चंद नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शेयर किए थे जिन्होंने अभी तक सरकारी रिहाइश गाहें अपने पास रखी हुई थी। और एक और ख़बर ये भी है कि कराची से PTI के MNA अताउल्लाह ने सरकारी रिहाइश गाह खाली कर दी है। साथ ही साथ अलमारी से कपड़े निकालते हुए अपनी वीडियो भी उन्होंने जारी की है। पार्टी ज़राए के मुताबिक सरकारी रिहाइशगाह खाली ना करने वाले रुकन के खिलाफ पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी के तहत कार्रवाई की जाएगी। तो अब ये लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काफ़ी सीरियसली जो है इस मामले को ले रही है। इमरान खान साहब की बेसिकली हिदायत थी, जिसके बाद जो है ये अल्टीमेटली ये व्हील जो है वो चलना शुरू हुआ है कि भाईजान बस काफ़ी हो गया, इन जगहों को अब खाली करें। ARY ने एक रिपोर्ट किया है जनाब के राजा रियाज को अपोजिशन लीडर के ओहदे से हटाने के लिए सदर और वज़ीर आज़म को जो है वो ख़त लिखा गया है, और ये ख़त जो है वो अज़हर सिद्दीक एडवोकेट साहब की जानिब से लिखा गया है। अज़हर सिद्दीक साहब जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही ज़्यादातर केसेस में वकालत कर रहे हैं, और इनको अक्सर जो है वो हैबिचुअल पटिशनर के तौर पे भी जो है वो कानूनी सर्कल्स के अंदर जाना जाता है। बहुत ज़्यादा हर वक्त जो है वो पटिशन, हर किस्म की पटिशन फाइल करने के हवाले से काफ़ी ये मशहूर है। तो अब उन्होंने ये लेटर लिखा है कि जी राजा रियाज को जो है वो आप अपोजिशन लीडर के ओहदे से हटाएँ। उन्होंने ख़त में लिखा है जी कि हाई कोर्ट ने राजा रियाज की तैनाती के खिलाफ दरख्वास्तों पर स्पीकर को फैसला करने का हुक्म दिया है। स्पीकर ने वजूहात बताए बगैर दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। तो अपोजिशन लीडर को सिर्फ तादाद की बुनियाद पर ओहदा नहीं दिया जा सकता। अपोजिशन लीडर हुकूमती मामलात में अपनी तनकीदी राय देकर फैसलों में शरीक होता है। तो इस बुनियाद के ऊपर जो है उन्होंने लेटर लिखा है, लेकिन ज़ाहिर बात है मैं जानता हूँ कि इनके इस लेटर का किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं होना, कि हुकूमत जो है उसकी इसको कोई इम्पोर्टेंस जो है वो नहीं देगी। अच्छा, कराची के हवाले से एक ख़बर आपके साथ शेयर करना चाहेंगे, और वो ये है कि MQM के तमाम धड़ों को मुत्तहिद करने की कोशिशों में तेज़ी तो हमने देखी थी कि सामने आई थी, लेकिन अब उसके अंदर भी जो है चंद रोड ब्लॉक्स जो हैं वो आना शुरू हो गए हैं। MQM को PSP की जानिब से पार्टी के नाम परचम और इंतखाबी निशान को तब्दील करने का दबाव है। उन्होंने PSP का झंडा जो है वो अलग है, PSP का इंतखाबी निशान जो है वो डॉल्फिन है, और MQM की जानिब से कहा जा रहा है कि जी अगर ये सारा कुछ आपने मुत्तहिद करना है तो ये सारी चीज़ें जो है ना आप इसको ख़त्म करें, PSP का पूरा अपना इंतज़ाम जो है उसको भी ख़त्म करें, और सही तरीके से जो है वो MQM में शामिल हों।
खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, उन्होंने कहा है कि जी इस हवाले से कोई दबाव हम काबिल कबूल नहीं करेंगे, और उन्होंने इस पर रजामंदी भी जाहिर नहीं की है। साथ ही साथ इस हवाले से अगले 2 से 3 दिन में सूरत हाल मज़ीद वाज़ेह होगी, और MQM का एक वफ्द जो है वो हफ्ते या इतवार तक जो है डॉक्टर फ़ारूक सत्तार से मुलाकात करके उन्हें MQM में बाकायदा तौर पर वापसी की दावत भी देगा। इसके अलावा PTI के एक और बलोचिस्तान अवामी पार्टी यानी कि बाप के 3 अरकान ने असम्बली जो हैं उन्होंने पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर ली है। बाप की जानिब से ज़हूर बलेदी, सलीम खोसा और आरिफ मोहम्मद ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है, जबकि PTI की जानिब से रुकन असम्बली मीर नेमतुल्लाह ज़हरी जो हैं वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए हैं। अरकान असम्बली ने आसिफ जरदारी से मुलाकात के दौरान जो है वो पीपल्स पार्टी में शमूलियत का जो है वो ऐलान किया। तो बलूचिस्तान में जो है वो पीपल्स पार्टी एकदम अपनी स्ट्रेंथ दिखाना शुरू हो गई है, बल्कि मैं ये अगर कहूँ कि आसिफ अली जरदारी अपनी स्ट्रेंथ दिखाना शुरू हो गए हैं तो गलत ना होगा। अच्छा जी, एक और ख़बर जो है वो है जनाब कि मुस्लिम लीग नून ने पंजाब से रिलेटेड मुस्लिम लीग नून ने पंजाब की सियासी सूरत हाल, वज़ीर आला के अतमाद के वोट और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम अतमाद के मामले पर पंजाब के तमाम अरकान सूबाई असम्बली को 2 जनवरी को लाहौर पहुँचने की हिदायत कर दी है। जनवरी के पहले हफ्ते में मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास जो है वो भी मुनक्किद किया जाएगा, जिसकी सदारत पार्टी सदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। तहरीक अदम अतमाद के मामले पर मुशावरत की जाएगी। इजलास में शहबाज शरीफ अरकान असम्बली को पंजाब असम्बली के मामले पर पार्टी लाए अमल से आगाह करेंगे। मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक रहनुमा थे, उन्होंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट इंटरव्यू दिया है, चंद इंकशाफात किए हैं डॉन के ऊपर। उन्होंने जो बातें की हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। उन्होंने कहा है जी, साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में पाकिस्तान यानी कि PDM की मदद की थी। ये डायरेक्ट इल्ज़ाम उन्होंने जनरल बाजवा के ऊपर लगाया है कि 10 अप्रैल को इमरान खान साहब के खिलाफ जो तहरीक अदम एतमाद जिसके नतीजे में वज़ारत उज़्मा उनके हाथ से चली गई थी, उन्होंने कहा जी जनरल बाजवा ने उसके अंदर जो है वो मदद की थी। उन्होंने कहा कि तहरीक अदम एतमाद से रिलेटेड अब तमाम चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं। PTI के दौरे हुकूमत में इमरान खान की जानिब से जनरल बाजवा को तौसीह देने के हवाले से बात करते हुए उन्होंने कहा कि साबिक आर्मी चीफ को तौसीह देने के लिए सिर्फ 12 मिनट के अंदर अंदर जो है वो तारीखी कानून साजी हुई। उन्होंने कहा कि कमर जावेद बाजवा खुद अपनी मुद्दत में तौसीह के ख्वाहां थे, इसीलिए यह कानून बनाया गया था। जबकि एक्चुअली इसके ऊपर, इस मामले के ऊपर असद उमर ऑलरेडी एक बयान दे चुके हैं कि जी जनरल बाजवा को जो हमने एक्सटेंशन दी थी इसमें किसी किस्म का कोई दबाव नहीं था और ये हमारी अपनी मर्जी थी। लेकिन ये जो क्या कहते हैं मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब हैं, वो ये कह रहे हैं कि नहीं, ये सब कुछ जो है दबाव के तहत हुआ था। मेरी समझ से बाहर है कि हुकूमती जो उस वक्त के वज़ीर थे वो ये कह रहे हैं कि कोई दबाव नहीं था, लेकिन मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब कह रहे हैं कि नहीं, दबाव की वजह से हुआ था। पता नहीं कौन सही बोल रहा है इसमें से। उन्होंने कहा कि तौसीह दिलवाने में इस्टेब्लिशमेंट का असर व रसूख था। इख्तलाफात के बावजूद तमाम सियासतदान आनन फानन कानून पर मुत्तफ़िक हो गए थे। उन्होंने कहा कि अब इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से जो है वो MQM के मुख्तलिफ धड़ों को भी जो है वो इकट्ठा किया जा रहा था। थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको खबर दी थी, उन्होंने कहा कि मैंने अपना इस्तीफ़ा फरवरी में ही दे दिया था, लेकिन मुल्क में जारी महंगाई और PTI के लॉन्ग मार्च के बायस इस्तीफ़े देने में ताख़ीर का फ़ैसला किया गया। उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो ने दबाव में आकर आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में अपना जो दिया गया बयान था वो वापस लिया था। बिलावल भुट्टो ने आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस के दौरान जो है उन्होंने कहा था कि अगर मैं पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा बनकर आज आसमा जहांगीर से मिल रहा होता तो मेरे ख्याल में वो मुझसे पूछती हैं कि बिलावल आप डेंजरस और डफर से डील करके तो वज़ीर ख़ारजा नहीं बने। वो मुझसे सवाल करती तो मैं खुशी से आसमा जहांगीर साहबा को यकीन दिलाता कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। बाद अज़ा बिलावल भुट्टो ने अपना ये बयान जो है, ये जो डेंजरस और डफर वाली जो बात थी, ये बिलावल भुट्टो ने बाद में वापस ले ली थी। ये सही कह रहे हैं कि इसी तरह ही हुआ था कि बिलावल भुट्टो ने अपना ये बयान जो है वापस ले लिया था। इसके अलावा एक और स्टोरी है जनाब, अंसार अब्बासी साहब ने एक वीलॉग किया है और अपने उस वीलॉग के अंदर उन्होंने तस्करा किया है एजाज़ सैयद और उमर चीमा के वीलॉग का। उन्होंने कहा कि एजाज़ सैयद और उमर चीमा ने एक्चुअली अपने वीलॉग के अंदर ये बात कही थी कि जी जनरल फैज़ के ADC को जो है वो उन्होंने शहबाज शरीफ की रिकॉर्डिंग की थी और तहकीकात के बाद जो है ADC मेजर अरसलान को जो है वो इन ऑडियो लीक्स के चक्कर में गिरफ़्तार किया गया था। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, अंसार अब्बासी साहब ने कहा। और उन्होंने कहा कि मैंने ये बात जब जनरल फैज़ को भिजवाई तो जनरल फैज़ का आगे से उन्होंने मुझे कॉल की और जनरल फैज़ ने कहा कि इन तमाम वो इल्ज़ामात की वो तरदीद करते हैं और उन्होंने कहा कि मुझे तो मालूम भी नहीं कि कौन गिरफ़्तार हुआ है। उन्होंने कहा कि फिर मैंने जनरल बाजवा के करीबी ज़राए से रब्ता किया तो उन्होंने भी कहा कि उन्हें इस मामले में कोई इल्म नहीं है।
उन्होंने कहा कि मैंने एजाज़ सैयद से उसके बाद बात की, तो एजाज़ सैयद कह रहे हैं कि मैं अपनी इन्फॉर्मेशन के ऊपर पूरी तरह कायम हूँ कि ये जनरल फैज़ की जानिब से जो है, उनके जो ADC थे उनकी जानिब से ये सब कुछ किया गया और इसलिए उनको गिरफ्तार किया गया है। अहमद नूरानी साहब ने पाकिस्तान के एक सीनियर एंकर पर्सन के ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया है, मैं वो भी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। अहमद नूरानी साहब ने कहा है कि जी 2009 में उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने चंद सहाफ़ियों को, जिनकी तादाद उस वक्त 12 या 13 थी, 2009 की बात कर रहे हैं, आज से 13 साल पहले की, उन्होंने कहा कि उनको रूल्स, पॉलिसी और कवानीन के खिलाफ प्लॉट्स अलॉट किए गए थे। उन सहाफ़ियों में से एक जावेद चौधरी साहब भी थे। उन्होंने जावेद चौधरी साहब के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया है। उन्होंने कहा कि जावेद चौधरी ने यूसुफ रज़ा गिलानी से गलत तरीके से प्लॉट लिया, अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो मुझे अदालत ले जाएँ। उन्होंने कहा कि जावेद चौधरी साहब के हवाले से ये बड़ी गलत बात है कि अब वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि पैसे देकर डेटा लीक किया गया और मेरी खबर का हवाला दिया जा रहा है। फैक्ट फोकस के ऊपर एक्चुअली अहमद नूरानी साहब ने ये खबर दी थी जनरल बाजवा के एलिजेड एसेट्स के हवाले से, तो ये उसकी बात हो रही है। उसके बाद ये खबर आई थी कि जनाब पैसे जो है वो दिए गए FBR के अंदर चंद लोगों को, और उसके बाद जो है ये डेटा बाहर आया था। तो अहमद नूरानी साहब एक तो इस बात को डिनाई कर रहे हैं कि कोई पैसे दिए गए थे, और दूसरा वो जावेद चौधरी साहब के ऊपर भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जावेद चौधरी साहब को या तो ये बात लिखनी नहीं चाहिए थी या मुझसे पूछ लेना चाहिए था। ये इंतहाई घटिया, गलत और झूठ बात है। जावेद चौधरी को इस हद तक नहीं गिरना चाहिए था। जावेद चौधरी को ये रवश तर्क करनी चाहिए कि पाकिस्तान के हर बड़े से बड़े चोर के साथ बैठकर उसका दिफा करना, चाहे वो मलिक रियाज हो या जनरल कमर जावेद बाजवा। मैं ये अल्फाज बाजवा साहब के बारे में इस्तेमाल नहीं कर रहा। एक खबर है जो डॉक्यूमेंट्स पर मबनी है, इस खबर के बारे में जावेद चौधरी साहब का इस तरह लिखना, बजाय इसके कि उनकी तरफ से कोई वजाहत आए, उल्टा वो मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो अहमद नूरानी साहब की जानिब से जो है वो जावेद चौधरी साहब के ऊपर इस तरह तनकीद हुई है। इसके अलावा एक खबर मैं भी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। पिछले दिनों जावेद चौधरी साहब ने एक कॉलम लिखा था जिसमें उन्होंने क्लेम किया कि इमरान खान साहब को 2017 में जो NRO मिला था उनकी बनी गाला की प्रॉपर्टी से रिलेटेड, उसमें उन्होंने कहा कि जी पैगाम भिजवाया गया था जनरल बाजवा के ज़रिए जनरल फैज़ को, और जनरल फैज़ ने फिर आगे जाके उस वक्त के जो चीफ़ जस्टिस से जस्टिस साकिब निसार, उनको ये पैगाम पहुँचाया था कि जी हमें जो है वो इमरान खान को आपने क्लियर करना है, क्योंकि नवाज शरीफ पहले ही नाअहल हो चुके हैं, तो मुल्क की बागडोर कौन संभालेगा। कोई एक सियासतदान तो ऐसा होना चाहिए जिसको क्लियर किया जाए, और फिर उस वक्त जो है उनको क्लियर कर दिया गया था। ये जावेद चौधरी साहब ने अपने कॉलम में क्लेम किया था। अच्छा, अब वो उसमें हुआ क्या है कि पहली बात तो उस बेंच के अंदर जो है वो गालबन 3 रुकनी बेंच था, जिसमें मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल भी उस बेंच का हिस्सा थे। तो फवाद चौधरी साहब ने भी एक्चुअली ये डिमांड की है कि मौजूदा चीफ जस्टिस जो है इस चीज़ का नोटिस लें, क्योंकि ये इल्ज़ाम जो है वो उनके ऊपर भी आ रहा है कि वो उस बेंच का हिस्सा थे जिसके ज़रिए जो है इनको क्लियर किया गया है इमरान खान साहब को। तो बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि ये इन्फॉर्मेशन जो है वो जावेद चौधरी साहब को जनरल बाजवा ने एक्चुअली दी होगी, क्योंकि उन्होंने क्लेम किया था उससे पिछले कॉलम में कि वो जनरल बाजवा से मिले, उनके घर में जाके तकरीबन 6 घंटे की मुलाकात थी। उसका हवाला उन्होंने एक कॉलम में दिया था और उसके बाद अगले कॉलम के अंदर ये वाली बात जो है उन्होंने की है। तो मुझसे जनरल बाजवा के ज़राए ने रब्ता किया है और उन्होंने फ्लैटली डिनाई किया है कि जावेद चौधरी साहब के साथ जनरल बाजवा की जब ये मुलाकात हुई थी तो उसके अंदर साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के हवाले से इस किस्म की कोई गुफ्तगू नहीं हुई है। और ये जावेद चौधरी साहब ने जो भी ये बात कही है, उनका सोर्स या उनकी खबर जो है किसी और से रिलेटेड हो सकती है। जनरल बाजवा की जानिब से इस किस्म की कोई खबर जो है वो जावेद चौधरी साहब को नहीं दी गई है। तो मैंने ये कंफर्म किया, मैंने कहा जी 6 घंटे की बड़ी लंबी मुलाकात होती है, उसके अंदर पता नहीं कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं डिस्कस हुए होंगे। तो मुझे उन्होंने कंफर्म किया कि जी इस मामले के ऊपर जो भी अगर कोई नोटिस लेना चाहता है, सुप्रीम कोर्ट नोटिस लेना चाहती है, या जिस तरह भी इस मामले की तहकीकात की जाती हैं, तो इस किस्म की कोई खबर जो है वो जनरल बाजवा के ज़रिए नहीं आई है। हो सकता है कि जावेद चौधरी साहब के सोर्स जो हैं वो कोई और हों। मुझे तो नाम भी लिया गया है, लेकिन ज़ाहिर बात है मैं नहीं जानता कि जावेद चौधरी साहब के सोर्स कौन होगा। शक का इजहार मुझसे ज़रूर किया गया, किसी का नाम लिया गया, लेकिन मैं इसलिए नहीं लेना चाहता क्योंकि ये जावेद चौधरी साहब के सोर्सेज हैं, और कोई भी सहाफ़ी जो होता है वो अपने सोर्सेज को प्रोटेक्ट करना उसका राइट होता है। तो वो जो भी सोर्स हो, दैट इज़ बिटवीन हिम, दैट सोर्स एंड जावेद चौधरी साहब। तो मुझे नहीं पता कि उनकी सोर्स कौन है, लेकिन एटली वो जो जनरल बाजवा के साथ क्योंकि मुलाकात हुई थी, तो जनरल बाजवा के ज़रिए ये कह रहे हैं कि ये इन्फॉर्मेशन जो है वो जनरल बाजवा के ज़रिए नहीं आई है। अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।